Let's start everyone. This is our test 2 of partnership. So I start करते हैं. Sonu and Manu are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Tonu is arbitrated for 1/5 share in the profits which he gets entirely from Sonu. Find out the new profit sharing ratio. तो फिर सोनू का 1/5 कम हो जाएगा, तो फिर हो जाएगा 2:2:1. आप लोग समझ रहे ना. फिर एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2. एज पर द पार्टनरशिप जेड इज टू गेट मिनिमम अमाउंट ऑफ ₹1000 एज प्रॉफिट. मिनिमम प्रॉफिट बता रहा है 1000 रुपये मिलेगा. नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज ₹4000. कैलकुलेट डेफिशिएंसी इफ एनी टू जेड. तो बेसिकली जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना होगा. जेड का शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा आपका 4000 का 2/10 800 रुपया, राइट. बट इसको मिनिमम कितना गारंटेड है 1000. तो इसका डेफिशिएंसी कितना हुआ, मतलब इसको जो बाकी 200 रुपया है वो बाकी पार्टनर्स देंगे मिलकर के. डेफिशिएंसी हो गया इसका 200. फिर ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:1. सी इज लिमिटेड एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नाउ 5:3:2. अपॉन एडमिशन जनरल रिजर्व अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹48,000. ठीक है. बी शेयर इन द रिजर्व वुड बी. तो फिर ये ओल्ड रेशियो में रिजर्व बटेगा. तो ओल्ड रेशियो में कितना बटेगा 48,000 इंटू 1/6. बी का तो शेयर यही होगा ना. 48,000 इंटू 1/6 कितना आएगा 8,000. ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2. दे हैव एडमिटेड जेड इनटू द पार्टनरशिप और 1/6 शेयर. इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व बैलेंस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अपीयर्स बैलेंस एट ₹13,500 and investment cost at ₹1,50,000. if the market value of the investment is 1,45,000. देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर रही है. कितने रुपीस से गिर रही है 5,000. तो फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल बी सोन एट. बचेगा कितना. तो आप 13,500 में से आप बेसिकली 5,000 रुपये तो फिर आप राइट ऑफ कर दोगे. तो बचेगा कितना 8,000. आंसर नहीं दिया हुआ है. हाँ ही 8,500 होगा, राइट. फिर इफ अ पार्टनर विड्रू इक्वल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर आर देन मंथ्स टू बी कंसिडर्ड फॉर इंटरेस्ट ऑन. तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो फिर आपका फर्स्ट क्वार्टर से ईयर एंड 9 + 0/2 4.5 याद होना चाहिए वैसे तो ये आप लोगों को, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव में इतना टाइम नहीं हो कि आप नंबर ऑफ मंथ्स निकाल पाओ. तो बेसिकली आई वुड सजेस्ट कि आप लोग इसको याद रखिएगा, राइट. A and B are partners sharing profit in the ratio of 3:2. They admit Z as a new partner. After his admission, the profit sharing ratio will become 5:5:3. On the date of Z's admission, goodwill of the firm is valued at ₹1,30,000. The amount of goodwill bought in by Z will be. तो Z कितना goodwill लेकर के आएगा अपने साथ में, तो फिर 1,30,000 इंटू 3/13 कितना आएगा. नहीं 30,000. ठीक है. फिर फाइंड द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एज एट सो एंड सो डेट आर ₹5 लाख एंड 5,40,000 आर रिस्पेक्टिवली. ए इज इनल टू टेक सैलरी ऑफ ₹1,000 पर मंथ एंड बी इज इनल टू टेक कमीशन ऑफ ₹20,000. ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट एज ऑन इतना डेट. अच्छा क्लोजिंग बैलेंस निकालना है. तो बेसिकली देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका 5 लाख तो था ही. ए को मिलना था सैलरी 1,000 रुपये पर मंथ, तो फिर ए का सैलरी मिला करके हो जाएगा 5,12,000 और सी का था 5,40,000 था, प्लस इसको कमीशन मिलना था 2,000 रुपये का, राइट. तो फिर ये कितना हो जाएगा 5,42,000. अच्छा 20,000 था, सॉरी 5,60,000. तो फिर कौन सा आंसर करेक्ट आ रहा है. सी आंसर इज करेक्ट, राइट. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट इन रिलेशन टू अ पार्टनर. राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म्स ये मिलता है, नॉट करेक्ट नहीं है. राइट टू टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी भी करेक्ट है. राइट टू शेयर द प्रॉफिट लॉसेस ऑफ द फर्म ये भी सही है. राइट टू रिसीव सैलरी एट द एंड ऑफ ईच मंथ, फोर्थ वाला दिस इज नॉट करेक्ट. कोई राइट नहीं होता, अगर वो पार्टिसिपेट करेगा तो फिर उसको मिलता है, ठीक है. और वो भी पार्टनर से बीड में लिखा होगा. तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज कंप्लीटेड व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज चेंज्ड व्हेन अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड बोथ ए एंड बी. समझ में आ रहा है कि नहीं. फिर एसर्शन
A charitable dispensary run by 10 members is deemed to be a partnership firm. For a partnership business, there must be a business, basically charitable dispensary. ये चैरिटी के लिए तो होता ही नहीं है, तो फॉल्स है. फिर for a partnership firm business, there must be a business and there must be sharing of profit amongst the partners from such business. ये true है. A is false. समझ में आ रहा है. फिर a firm has unrequired investment of ₹5,000. Entry in the firm channel on admission of a partner will be option A, investment account debit to revaluation account. फिर workman compensation reserve appears in the balance sheet of Rasmi and Suman, who share profit in the ratio of 2:3 at ₹80,000. Deepa is admitted and the new profits in 1:1:1. If the claim on account of workman compensation reserve is 1 लाख, then अब देखो यहाँ पर रिजर्व था हमारे पास में 80,000 और क्लेम कितना था 1 लाख. तो फिर बेसिकली आपको तो यहाँ पर 20,000 रुपया डिफरेंस का ज़्यादा पे करना पड़ेगा ना. कुछ बात समझ में आ रहा है कि नहीं. ये आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपका डेबिट हो जाएगा ना. द डिफरेंस ऑफ ₹20,000 विल बी डेबिटेड टू, क्योंकि ये तो नुकसान हो गया, ये तो लॉस हो गया, राइट. फिर द न्यू पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन मे एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग सम एग्रीड रेशियो, पर्टिकुलर फ्रैक्शंस फ्रॉम सम ऑफ द पार्टनर्स, ऑल ऑफ दीज. कैसे भी कर सकता है, ठीक है. फिर कंटिजेंसी रिजर्व अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज कंटिजेंसी रिजर्व. ये भी काइंड का रिजर्व ही हुआ. कंटिजेंसी मतलब कुछ घटना उठना होने पर एक रिजर्व बना दिया है. टू ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट इन ओल्ड रेशियो क्रेडिटेड इज क्रेडिटेड. कंटिजेंसी रिजर्व तो क्या करोगे, रिजर्व को तो क्या करते हो, क्रेडिट करते हो, डेबिट करते हो. फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है. कंटिजेंसी रिजर्व अपेयरिंग इन द बैलेंस शीट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन, ठीक है ना. नहीं, ओल्ड पार्टनर्स के खाते में इज क्रेडिटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. लाइन पढ़िए ना, ठीक है ना, क्लियर. फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू इन केस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल. ठीक है. Inferred goodwill is the excess of desired total capital over the actual combined capital of all the partners. Why? Hidden goodwill is inferred goodwill. तो फिर inferred goodwill is the excess of desired total capital over the actual. desired मतलब जो नया पार्टनर लेकर के आ रहा है ना, एक्चुअली देखो ये वाला चीज है नहीं, क्योंकि हिडन गुडविल अब आप लोगों के उसमें है नहीं, पार्ट में नहीं है. मगर छोटा सा एक पॉइंट एक पूछ लिया. हिडन गुडविल में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि नया पार्टनर अलग से गुडविल का पैसा लेकर के नहीं आता है. जो वो कैपिटल लेकर के आता है वही एक्सेस लेकर के आता है, उसी में उसका जो है ना गुडविल छुपा हुआ होता है. उसी को हम लोग कहते हैं हिडन या इन्फर्ड गुडविल. तो यही कह रहा है कि इन्फर्ड गुडविल निकालने का तरीका क्या होता है, अपना टोटल कैपिटल डिजायर्ड, मतलब जो नया पार्टनर है, जैसे अगर वो 1 लाख रुपए लेकर के आ रहा है और उसका रेशियो 1/5, तो उसके हिसाब से पूरी फर्म का कैपिटल होना चाहिए 5 लाख रुपए, क्योंकि 5 लाख का 1/5 हुआ 1 लाख, तो वो 1 लाख लेकर के फिर पूरी फर्म का कैपिटल कितना हो जाना चाहिए 5 लाख. और एक्चुअली कैपिटल है फर्म का 3 लाख. तो इस तरीके से भी हम लोग गुडविल निकालते हैं कि 5 लाख माइनस 3 लाख, 2 लाख रुपए हम लोग कहते हैं कि पूरी फर्म का हमारे गुडविल हो गया. ठीक है. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इन द फर्म, the new partner compensates the old partners for the losses of shares in the super profits of the firm, for which he brings an additional amount which is known as premium for goodwill. ये भी एकदम सही है. देखो बहुत ही घुमा फिरा करके बोला, मगर बात कितनी सही बोला. एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, किसी पार्टनर के एडमिशन के समय इन द फर्म, द न्यू पार्टनर कंपनसेट्स द ओल्ड पार्टनर, नया पार्टनर कंपनसेट करता है ओल्ड पार्टनर्स को फॉर देयर लॉसेस ऑफ शेयर इन द प्रॉफिट. अच्छा, लॉसेस ऑफ शेयर इन दी सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, कि बेसिकली कहीं ना कहीं पर वो जो सुपर प्रॉफिट जो कि ओल्ड पार्टनर्स कमाते आपस के बीच में, अब उसका हिस्सा उनको किसके बीच में बांटना पड़ेगा, न्यू पार्टनर के साथ में ही बांटना पड़ेगा. तो बेसिकली यही जो वो पैसा इसके लिए लेकर के आता है वही क्या कहलाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल. नहीं समझ में आया. जैसे पहले 4 पार्टनर्स, तो चारों पार्टनर ने जो भी सुपर प्रॉफिट कमाते वो आपस में बांटते,
अब यहां पर एक और पार्टनर आ गया आपका, तो बेसिकली एक और पार्टनर जब आ गया आपका तो फिर क्या हुआ इस समय कि ये किसके बीच में बटेगा, पांचों के बीच में बटेगा सुपर प्रॉफिट। तो फिर ये जो नया पार्टनर है वो क्या करेगा, कंपनसेट करेगा बाकी पार्टनर्स को। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फिर टैक्सेशन फंड नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द ओल्ड पार्टनर्स एट द टाइम ऑफ, शुड नेवर बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द पार्टनर एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो विच आर करेक्ट, तो मेरे हिसाब से तो ऑल आर करेक्ट, क्योंकि टैक्सेशन फंड भी आपका एक लायबिलिटी होता है, तो लायबिलिटी को तो हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते नहीं है। ए करेक्ट ही था, बी करेक्ट ही था, सी करेक्ट ही था, डी भी हमारा क्या है, करेक्ट ही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट, तो ऑल दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। आर यू ऑल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? इसमें से 1 2 3 नहीं, 1 2 3 4 नहीं, सारे स्टेटमेंट्स क्या है हमारे, करेक्ट हैं। फिर आगे है, when incoming partner acquire his share from existing partner in their profit sharing ratio, the steps for calculating new profit sharing ratio are given as। तो जब इनकमिंग पार्टनर जो है वो एक्सिस्टिंग पार्टनर से उनके ओल्ड रेशियो में एक्वायर कर लेता है, वही साइलेंट वाला केस। कौन सा वाले केस के बारे में बात कर रहा है, जब क्वेश्चन क्या होता है तो फिर आप उसमें क्या करते हो, आप पहले रिमेनिंग शेयर निकालते हो। कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स न्यू शेयर एज पार्ट ऑफ कंबाइंड शेयर। अच्छा, ये आपको स्टेप्स डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है, पहले आप रिमेनिंग निकालते हो, फिर रिमेनिंग निकालने के बाद में आप क्या करते हो, रिमेनिंग से फिर आप मल्टीप्लाई करते हो जितना ओल्ड पार्टनर्स का शेयर होता है। ऐसे ही करके आता है। अब देखते हैं इसको कैसे करके बोला है, कन्वर्ट द न्यू शेयर ऑफ ऑल द पार्टनर्स एंड फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो मेरे स्टाफ से स्टेप 3 होना चाहिए। कैलकुलेट द कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन द न्यू फर्म बाय डिडक्टिंग न्यू पार्टनर शेयर फ्रॉम वन। ये देखो, ये कैलकुलेट कंबाइंड शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर्स इन द न्यू फर्म बाय डिडक्टिंग न्यू पार्टनर शेयर फ्रॉम वन। तो नए पार्टनर के शेयर को 1 से माइनस करके, तो मतलब पॉइंट नंबर 3 इज द फर्स्ट पॉइंट, ये पहला स्टेप हो गया। फिर कैलकुलेट ओल्ड पार्टनर्स न्यू शेयर एज पार्ट ऑफ कंबाइंड शेयर, वही जो कंबाइंड शेयर करके जो रिमेनिंग शेयर इनटू मल्टीप्लाई करके जो निकालते हो ना, फिर वो, तो ये आपका थर्ड के बाद में फिर क्या आ गया, फर्स्ट। फिर लास्ट क्या आ जाएगा, आप उसको नहीं रेशियो से कुछ आता फिर उसको एडजस्ट करके बनाते हो, जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं आता उसको डिनोमिनेटर को सेम करके बनाते हो, करते हो कि नहीं करते हो ऐसे करके काम। तो बेसिकली 3 1 2 3 1 2। कुछ बात समझ में आ रहा है, बोलो ठीक है। तो फिर आगे है, नेक्स्ट है हमारा A and B are partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. They admitted C as a new partner and the new profit sharing ratio will be 2:1:1. C bought in 40,000 for as premium for his goodwill for its shares. What will be the general entry for premium or goodwill will be paid by all partners as per sacrificing ratio. तो बेसिकली ये जो है यहाँ पर, ये किसके बीच में शेयर होगा, पहले तो ये बताओ, ये शेयर किसके बीच में होगा, ये शेयर किसके बीच में होगा, अरे बोलिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। यहाँ पर कौन कौन से पार्टनर्स हैं हमारे, ए और बी। तो बेसिकली देखो यहाँ पर 4 एंट्रीज दिया हुआ है, बट आई एम वेरी श्योर कि देखो आप लोग को समझ आ रहा है कि बी एंट्रीज तो होगा ही नहीं, सी एंट्री भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर शेयर वाली एंट्री पूछा है। ये एंट्री तो होता ही नहीं है, मतलब ये एंट्री तो होता ही नहीं है, ये एंट्री भी नहीं होगा। तो एंट्री कौन सी बची अपनी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। अच्छा, इसमें बेसिकली ये हमको अगर यही एंट्री देता और अमाउंट अलग अलग देता ना, तो फिर मैं यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालता है, सेक्रीफाइस निकालता। मैंने तो यहाँ पर देखो सेक्रीफाइस निकाला भी नहीं, एलिमिनेशन मेथड से मैंने इसको पहले हटा दिया, तो मुझे इसमें वर्किंग कम करना पड़ा। आप लोग चाहें तो फिर एक बार वर्किंग करके देख सकते हैं, मगर हमको यहाँ पर वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आई एम वेरी श्योर कि यू मस्ट हैव डन दी वर्किंग। हैव यू डन दी वर्किंग? यू हैव डन दी वर्किंग। बट यहाँ पर हमको वर्किंग करने की जरूरत थी या नहीं थी? नहीं थी। एक आप डायरेक्टली आप सेक्रीफाइस निकालो, ऐसे करके निकालो कि 3/5 माइनस 2/4 20, हाँ 2/20 ए का सेक्रीफाइस। वैसे ही करके बी का सेक्रीफाइस कितना है 3/20। तो फिर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो गया 3:2, तो 40,000 रुपये को 3:2 में तो देखो ये बांटा है यहाँ पर। बट आई टोल्ड यू ना कि मुझे यहाँ पर जरूरत ही नहीं पड़ी। पूछो क्यों? एलिमिनेट करते हुए आंसर पहले ही पहुँच गए थे हम लोग, राइट। फिर
18 पर आते हैं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट इट इज इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन द प्रेजेंट गेनिंग रेशियो। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बाय गिविंग प्रोपोर्शनल अमाउंट ऑफ गुडविल। बोथ आर करेक्ट एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन आल्सो। Ram and Jen are two partners sharing profit in the when Ben is a new partner and for 146. At the time of admission, loss from revaluation is 45,000. Entry for distribution of D's of debit X loss is, थोड़ा सा मेरे हिसाब से गड़बड़ है बट इतना क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, तो बेसिकली 4500 रुपीज़ को तुम्हें बांटना ही बांटना है, 2:1 के रेशियो में बांट दो। 3000, 1500 और 4500 यही आएगा ना। देखो ध्यान से फिर आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। Nita is a partner in a firm with fixed capital of rupees 80,000. He withdrew 500 during the financial year. Then entry will be drawings to Nita's current account. नहीं समझ में आ रहा। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है ना, फिक्स्ड है ना, तो फिर जो ड्राइंग्स होगी उसके लिए एंट्री क्या करोगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू नीतास, यही होगा ना। उल्टा हो रहा है, नहीं उल्टा हो रहा है। होल्ड करिए, नहीं होल्ड करिए। देखिए समझिएगा ध्यान से बात को। जब आप लोग जब पैसा जब विड्रॉ जब करेंगे, एंट्री पास करेंगे ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, 5000। मगर आपको ये तो लिखा हुआ नहीं है, आपको ड्राइंग्स टू बैंक तो लिखा हुआ नहीं है। इसके बाद अब आप क्या करोगे? इसको ट्रांसफर करोगे करंट अकाउंट में। किसमें ट्रांसफर करोगे? इस समय जब इसको ट्रांसफर जब करोगे तो फिर आपकी एंट्री होगी नीतास करंट अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट। देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, तब भी अपने लोग इसको जबरदस्ती गलत करने पर तुले हुए थे। तो क्या हुआ? नीतास करंट अकाउंट डेबिट टू, देखो ध्यान से, ठीक है। ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज डेबिटेड टू, डेबिट तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, तो ये तो अपने लिए फायदा है। एंट्री होती है एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो डेबिट कौन से खाते में करोगे? एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आप लोग गलती से देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट टाइप करने जा रहे थे, बोले थे कि नहीं बोले थे? नहीं, गलत हो जाएगा। कहाँ पर आएगा ये? समझ में आ रहा है? इन अ फर्म 10% of the net profits after deducting all the adjustment including reserves is transferred to general reserve. Net profit after all the adjustments before transfer to general reserve is rupees 44,000. Amount to be transferred to reserve is, if in a firm 10% of the net profit after deducting all adjustments including reserves is transferred to general reserve. ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट बट बिफोर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व इज इतना, अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व। तो आफ्टर ट्रांसफर टू वाला केस है, देखिए इंक्लूडिंग रिजर्व इज इतना, आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एडजस्टमेंट्स इंक्लूडिंग रिजर्व, दिस इज आफ्टर रिजर्व वाला भी चीज है। मतलब नहीं वो आफ्टर वाला जो केस होता है, तो आफ्टर वाले केस में आप क्या करते हो? इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो फिर कितना आएगा ये आपका? बड़ा टेस्ट है। फिर डैश ऑफ अ न्यू पार्टनर रिजल्ट्स इन रिकॉन्सिडरेशन ऑफ द फर्म, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, चेंज इन प्रॉफिट्स इन रिसर्च। इसमें तो डैश ऑफ अ पार्टनर, अच्छा डैश ऑफ अ न्यू पार्टनर। अब देखो ध्यान से यहाँ पर पढ़ो, डैश ऑफ अ न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर का मतलब क्या होगा यहाँ पर? अभी ना, फिर
X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:7 respectively. Their balance sheet shows creditors at rupees 1 lakh. If the creditors amounting to their balance sheet rupees 12,000 are to be written off as they are not likely to be claimed, what will be the value of credit to be shown in the new balance sheet? तो 1 लाख में से 12,000 रुपये आर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, 88,000. समझ में आ रहा है? फिर when a new partner does not bring his share of goodwill in cash, the amount debited to current account of the, ठीक है, फिर on the admission of a new partner, old firm is dissolved, old partnership is dissolved. firm dissolve नहीं होती है, partnership dissolved होती है. समझ में आ रहा है? एक नया डीड बनता है ना, एक नया पार्टनरशिप क्रिएट किया जाता है. फर्म नहीं डिसॉल्व होती है. क्या चीज़ डिसॉल्व होती है? पार्टनरशिप. मैच द फॉलोइंग: रीवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका इंटरेस्ट लोन जाता है. तो फिर ये तो मतलब A3, ये 3 है ना, A3 B है ना, ऑप्शन ए, राइट. फिर बड़े बड़े क्वेश्चन देखने का मन ही नहीं करता है, क्वेश्चन. ठीक है. At the time of admission of a partner, undistributed profits appearing in the balance sheet of the old firm is transferred to capital accounts of old partners and old profit sharing ratio. Yes. ठीक है. फिर अब देखो, जब बड़ा क्वेश्चन हो ना, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था पहले क्या पढ़ना है, रिक्वायरमेंट नहीं, पहले क्वेश्चन नहीं, पहले क्या पढ़ना है. तो अपॉन द एडमिशन ऑफ रोहन, रिक्वायरमेंट नॉर्मली आपको जो है फर्स्ट या एंड लाइन में दिया होगा, तो पहले मैं लास्ट लाइन ही पढ़ा हूँ. अपॉन द एडमिशन ऑफ रोहन द सेक्रीफाइस फॉर प्रोवाइडिंग ए शेयर ऑफ प्रॉफिट वुड बी डन बाय एक्स. एक्स कौन है ये बताना है. ठीक है. तो राज एंड ताज आर पार्टनर्स एंगेज्ड इन द बिजनेस फॉर्म एंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस. They say profit and loss in the ratio 3:2. Their initial fixed contribution was rupees इतना and इतना respectively. At the end of the first year, their profits was rupees इतना. ठीक है. The performance for the first year was providing and encouraging. Therefore, they decided to expand the area of operations. For this purpose, they needed additional machinery and so on. So, after 6 months of the accounting year, they decided to admit Rohan as a new partner and offered him 20% of share of profit of so and so. ठीक है. And offer him 20% as a share of profit along with the monthly investment of 12,500. Rohan has bought rupees इतना as capital and 3,50,000 for goodwill. Besides, Rohan extended 5 lakh rupees for a loan to the firm. कौन देगा? अब देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि कौन दे रहा है इसको, कौन दे रहा. अपॉन द एडमिशन ऑफ रोहन द सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? यहाँ पर कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में कि राज कर रहा है कि ताज कर रहा है. तो फिर क्या मानोगे? राज और ताज दोनों कर रहे हैं. किस रेशियो में कर रहे हैं? ओल्ड रेशियो में. इक्वली नहीं, किस रेशियो में कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? देखना अगला क्वेश्चन भी ऐसा ही पढ़ेंगे हम लोग. अच्छा, रोहन विल बी इंटाइटल्ड टू रेम्युनरेशन ऑफ डैश एट द एंड ऑफ द ईयर. तो रेम्युनरेशन का पॉइंट तो फिर कहीं पर नीचे ही लिखा हुआ था, मंथली रेम्युनरेशन ऑफ 12,500. तो 12,500 है. अच्छा देखो यहाँ पर कहीं पर मैंने पढ़ा था कि 6 ईयर बीत गए थे, 6 ईयर बीत गए थे, सॉरी 6 महीने बीत गए थे आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ द अकाउंटिंग ईयर. तो 12,500 इसको जो कि मिलेगा वो अगले 6 महीने के लिए मिलेगा. तो 12,500 इंटू 6 महीने करो, 75,000. कितने लोगों को यह बात समझ में आ गया? So yes, students, with this we have done our test 2. Thank you.